नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने जीपीओ स्थित पटेल पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना को साकार किया है। वहीं लखनऊ में सबसे बड़ी और खूबसूरत बिल्डिंग विधानसभा आज 100 साल की हो गई है। लखनऊ के तत्कालीन गवर्नर स्पेंसर हारकोर्ट बटलर ने 15 दिसंबर 1922 को इसकी नींव रखी थी। यूपी विधान भवन की भव्य इमारत के सामने से गणतंत्र दिवस की परेड निकलती है। दरअसल आजादी से पहले अंग्रेजों ने इलाहाबाद को ही यूपी की राजधानी के तौर पर मान्यता दे रखी थी, तो वहीं से सारा कामकाज देखा जाता था। जैसे जैसे अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ता गया, उनको और विस्तार की जरूरत महसूस हुई। लखनऊ में कई विशेषताओं के कारण अंग्रेजों का पसंदीदा स्थान इसको माना गया, इसलिए लखनऊ को राजधानी बनाने का फैसला भी हुआ और 1922 में लखनऊ को इलाहाबाद की जगह राजधानी का दर्जा दिया गया। इस पूरी इमारत को बनाने में 21 लाख रुपए की लागत आई थी। मतांतरण का मुद्दा प्रदेश का नहीं बल्कि देश का मुद्दा बन गया है। यह भी तय माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में मतांतरण का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में शामिल हो सकता है। मतांतरण के खिलाफ बीजेपी शासित राज्य कानून बना रहे हैं और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्य इसमें शामिल हैं। इस दौरान बीजेपी के कद्दावर नेता हृदय नारायण दीक्षित ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत इसी विषय पर करी है और कहा, मतांतरण एक राष्ट्रीय मुद्दा है, ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर इस पर कानून आने की भी आवश्यकता है और इसको लागू होने की भी आवश्यकता है। सुनिए। मतांतरण को लेकर पूरे देश में सरगर्मियां तेज हैं। अब धीरे धीरे सियासत का मुद्दा बनते जा रहा है। सिर्फ प्रदेश का मुद्दा नहीं बल्कि ये राष्ट्र का मुद्दा बन गया है और सिर्फ राजनेताओं का हस्तक्षेप नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप कर रहा है और केंद्र को हल्फनामा दाखिल करने को कह रहा है। इस वक्त हमारे साथ खास नेता हैं, इसमें कहते हैं कि साहित्यकार हैं, लेखकार हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल घुले मिले हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही साथ भाजपा के सबसे कद्दावर नेता माने जाने वाले, दिग्गज नेता माने जाने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित है, जो इस पर मतांतरण मुद्दा पे इसलिए इनसे बातचीत करना खास तौर पर जरूरत है क्योंकि लगातार लेख के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से ये जागरूक कर रहे हैं कि मतांतरण को कैसे रोका जाए। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, आपका तो पहले जनता टीवी पे स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका, आपके टीवी का, आपका और आपके पूरी टीम का। सर, इसमें मतांतरण का मुद्दा इसमें बहुत गर्म है। अब 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश का मुद्दा अब उठ जाएगा, पूरे राष्ट्र का मुद्दा बनने वाला है। लगातार आप भी साहित्य के माध्यम से, आपने लेख के माध्यम से लोगों को जागरूक, क्या आपको मुख्य वजह क्या लगता है? क्या ये सच में ऐसा है कि एक पक्ष हिंदू युवतियों का धर्मांतरण करा रहा है? इसे राजनीतिक विषयों से नहीं जोड़ना चाहिए। मतांतरण बहुत पहले से ही राष्ट्रांतरण का मार्ग बना रहा है और एक मतांतरित व्यक्ति, ये ध्यान देने की बात है कि कोई व्यक्ति आज तक हिंदू है, कल दूसरा कुछ हो जाए, तो मतांतरित व्यक्ति के पूर्वज भी बदल जाते हैं। वो अपने मूल पूर्वजों पर गर्व नहीं करता, अपने मूल देवी देवताओं पर गर्व नहीं करता, अपनी देश की धरती पर, पुण्य भूमि पर गर्व अनुभव नहीं करता। उसका पूरा स्वभाव, उसकी पूरी प्रकृति, उसकी पूरी सोच और विचार बदल जाते हैं। इसलिए मतांतरण को राष्ट्रांतरण भी कहते हैं कि जो मतांतरण है उसके कारण राष्ट्र के प्रति भी हमारी निष्ठा बदल जाती है। महात्मा गांधी जी बहुत इस मतांतरण के विषय को लेकर बहुत व्यथित थे और उन्होंने कई बार अपने अखबार हरिजन में लेख लिखा कि जो मतांतरण कराने वाली शक्तियां हैं यहाँ पर अस्पताल और तमाम तरह की सेवाएं लेकर आती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य मतांतरण होता है, यह गलत है, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था। और ये विषय पहली ही लोकसभा में उठा था आदरणीय संसद के भीतर कि यह एक अच्छा काम नहीं है। भय, लोभ, प्रलोभन, लालच, इसके माध्यम से किसी की धार्मिक निष्ठा बदलना ये उचित नहीं है। असल में भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में
अपने पंथ प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जिस पंथ को, जिस आस्था को, जिस आस्तिकता को मानता है वो अपनी आस्था आस्तिकता मानने के लिए स्वतंत्र होगा। ये अनुच्छेद 25 है। और उस व्यक्ति को अपने पंथ मत मजहब के सिद्धांतों का प्रचार करने की भी छूट रहेगी। जब ये मामला संविधान सभा में आया तब संविधान बन रहा था और दिल्ली के जहां पर आज संसद है वहीं पर संविधान सभा की बैठक हो रही थी। ये मामला वहां भी आया और कहा गया, वहां के अधिकांश सदस्यों ने कहा कि मतांतरण से देश की क्षति होती है और ये जो धर्म प्रचार, पंथ प्रचार का ये अनुच्छेद है 25, इसके पास कराने में सरकार को तमाम कठिनाइयां आई और ज्यादातर लोग इसके विरोधी थे। तो एक प्रारंभ से ही गांधी जी को ले लीजिए, प्रारंभ से ही इस देश के पुराने लोगों को ले लीजिए और मध्य प्रदेश की तो जो कांग्रेस की सरकारें थीं उन्होंने कई बार इसको रोकने के लिए बहुत जबरदस्त प्रयास किए थे। तो मतांतरण देश की अस्मिता के लिए खतरा है। ये थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित। इनका साफ तौर पे कहने का मतांतरण ये सच बात है कि सिर्फ प्रदेश का मुद्दा नहीं, राष्ट्र का मुद्दा, और खास तौर पे कांग्रेस को भी ध्यान रखने की जरूरत है। वो तो खुद इसकी कट्टर विरोधी रही है, वो भला क्यों चेहरा बदल रही है, उसका जवाब वही दे सकती है। फिलहाल मतांतरण को लेकर लगातार लेख के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं ताकि जो हिंदू समुदाय है या फिर अल्पसंख्यक कोई भी समुदाय है, अगर क्यों वो मतांतरण के लिए पीछे जा रहा है, क्या कानून है, किस तरीके का बनना चाहिए और राष्ट्र के प्रति कानून के भी समर्पण की बात हो रही है। फिल्म के साथ में जयसिंह, जनता टीवी, लखनऊ। बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में 10 साल की सजा सुना दी गई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही मुख्तार के अलावा भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें, गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले गुरुवार को ही गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को भी दोषी करार दिया था। सजा सुनाए जाने के दौरान भीम सिंह कोर्ट में पेश हुए, जबकि मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इस पूरे मामले में पिछले दिनों ही बहस पूरी हुई। आपको बता दें कि 26 साल पुराने गैंगस्टर के मामले के तहत मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर 5 मामले दर्ज किए गए थे, जिन पर आज फैसला आया है। कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी गई। गैंगस्टर का मुकदमा सामान्य तौर पर जो गैंगस्टर एक्ट का प्राविधान हुआ, वो गैंगस्टर एक्ट इसीलिए लाया गया कि जो सामान्य प्रचलन में उस समय व्यवस्था थी आपराधिक मामलों के रोकने की और गैंगवार को रोकने की, तो उसके लिए वो पर्याप्त नहीं थे। इसलिए गैंगस्टर एक्ट जो है 1986 में लाया गया। और गैंगस्टर का आधार इसीलिए बनाया जाता है कि जो अनेक वारदातों को अंजाम देते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया था। तो इनके भी मामले में कुल 5 मुकदमे थे। 5 मुकदमे, तो इनके आपराधिक इतिहास तो 54 के हैं, लेकिन 5 मुकदमों को आधार बनाया गया था इनके ऊपर गैंगस्टर लगाने के लिए। एक एडिशनल एसपी और एक हत्या के आरोप में जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर में गैंगस्टर कोर्ट ने 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माने का आज ऐलान किया है। सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को। उनके एक सहयोगी भीम सिंह पर भी ये जुर्माना लगाया गया और उन पर भी सजा का ऐलान किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1996 में करीब 5 ऐसे मामले थे जिसमें गाजीपुर, बनारस, चंदौली ऐसे जिलों में घटनाएं की गई थी, जिसको लेकर इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। और एक लंबे अरसे के बाद फैसला आया है जहां पर मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को आरोपी साबित किया गया है, उन पर दोष सिद्ध हुए हैं। उसके बाद उन पर जुर्माना लगाया गया और सजा का ऐलान हुआ है। खास बात यह है कि 3 महीने में यह तीसरा ऐसा मामला है जब मुख्तार अंसारी के ऊपर सजा का ऐलान किया गया है। अब देखना होगा कि मुख्तार अंसारी इन सजाओं के ऐलान के बाद किस तरह ऊपर की कोर्ट में इसकी अपील करते हैं, सुनवाई होती है, खारिज होती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मुख्तार अंसारी की मुश्किलें आसान नहीं हो रही हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ कौशल की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है।
It's party time with the RGO Big Bold Sale. 50 to 90% off on the world's biggest fashion brands. Download the app and shop now. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रामपुर में सपा के दिग्गज आजम खान और स्वार टांडा सीट से विधायक उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस पूरे मामले में गवाहों से जुड़ा होनी है। आपको बता दें कि आजम खान के परिवार के खिलाफ लगभग 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं खुद आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले समेत लगभग 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, उसमें भी लगातार डेट्स लग रही हैं। जो भड़काऊ भाषण आजम खान ने दिया था, कल उसकी सीडी माननीय न्यायालय में चलाई गई थी और उस समय जो उस सीडी को संरक्षित रखता है वो भी वहाँ उपस्थित था। उसने बताया कि ये आवाज़ आजम खान की ही है। अब उस पर आज फिर सुनवाई होनी है। उनके बचाव पक्ष के जो वकील हैं आजम खान के, वो अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे कि ये सीडी गलत है या सही। तो वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर में ITM गीड़ा के बच्चों ने एक ऐसा हाईटेक जैकेट तैयार किया है जो न केवल आपकी सुरक्षा करेगा बल्कि स्मार्ट पुलिसिंग को भी और मजबूत और ताकतवर बनाएगा, साथ ही मंचलों को भी सबक सिखा सकता है। देखिए जनता टीवी की ये रिपोर्ट कि कैसे ये हाईटेक जैकेट छात्र छात्राओं ने बनाया और हमने महिला सुरक्षा की दृष्टि से ये जैकेट बनाई है, ये उन्होंने कहा है। अगर जैकेट पहनी हुई है तो किसी के छूते ही उस व्यक्ति को बिजली का झटका लग जाएगा। पुलिस पे अटैक कर देते हैं दुष्कर्मी लोग, तो मैंने टीम ने और मैंने सर लोगों से बात किया, डायरेक्टर सर ने सर बात किया तो बोले कि ठीक आप लोग बनाइए सर। तो हम लोग से 5-6 रुपये अपने कल्चर इंस्टीट्यूट ने कुछ मदद की है। हम लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह से कलेक्ट करके पैसा इसे बनाया गया सर। चिप लगाया गया है सर और कुछ सब वेस्ट मटेरियल भी है उसमें भी, उससे भी सब जुगाड़ करके लगाया गया सर। आजकल आपने देखा होगा हर समय महिला सुरक्षा को लेकर के सशंकित रहते हैं सब लोग। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिक्र उत्तराखंड का करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तराखंड दौरे में 21 अक्टूबर को गांव माड़ा से संदेश दिया था कि देश की सीमा पर बसा हर गांव उनके लिए पहला गांव है। इसी के दृष्टिगत इन गांवों के विकास पर कदम उठाए जा रहे हैं। अब प्रदेश सरकार ने भी सीमांत गांवों को प्रथम गांव मानते हुए इनके समग्र विकास को प्रभावी कदम उठाने की ठानी है। इसके लिए जल्द ही मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम में विकास योजना शुरू करेंगे और साथ ही किसी प्रथम ग्राम में ही कैबिनेट की पहली बैठक भी बुलाई जाएगी। पंचायती राज विभाग की जब समीक्षा हो रही थी तब उसमें निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार की माननीय मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो किसी ग्राम सभा में की जाएगी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि जो अंतिम सीमांत गांव है जिसपे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको प्रथम ग्राम कहा था, तो ये निर्णय लिया गया था कि किसी सीमांत गांव में जो कि प्रथम ग्राम के रूप में अब जाना जाता है, वहां पर कैबिनेट की बैठक होगी। दिल्ली में बीजेपी के सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वापस लौटे। महेंद्र भट्ट ने पार्टी की आगामी रणनीतियों को मीडिया से साझा किया। तो महेंद्र भट्ट ने कहा है कि 2 दिन के अंदर पार्टी जिलों की टीम की घोषणा करेगी। इसके साथ ही युवा मोर्चा की टीम की घोषणा भी कर दी जाएगी, जिसके बाद आगामी चुनावों को लेकर पार्टी काम पर लग जाएगी। वहीं उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल बीजेपी की ओर से डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हुई है, जिसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता जनता से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि बीजेपी भले ही चुनाव की तैयारी अभी से करे, लेकिन जनता सब कुछ समझ चुकी है। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, बदहाल अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे तमाम मुद्दे हैं और ऐसे में अब जनता बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। 2022 के चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए, लेकिन लगभग 10 माह की सरकार में सरकार ने इतने घाव उत्तराखंड को दिए हैं जिसकी भरपाई निकट भविष्य में हो पाना बड़ा असंभव सा है। भारतीय जनता पार्टी डोर टू डोर कैंपेन की बात कर रही है। ये उनका अपना कार्यक्रम है, जो उनका दल तय करेगा उस तदनुसार वो करेंगे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज लोग जो है सरकार से पूछ रहे हैं
कि वे अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ है, सरकार सीबीआई जांच कराने से कदम पीछे क्यों खींच रही है? यूकेएसएससी में भर्ती घोटाला हुआ, उसकी सीबीआई जांच से कदम पीछे क्यों खींच रही है? विधानसभा में जो भर्तियां हुई उसमें घोटाला हुआ, उससे भी आप भली भांति भीग गए हैं। तो हालात बद से बदतर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से जो है समाप्त है। पहाड़ के गांवों से मरीजों को कंधों पर लाद कर अस्पताल तक पहुंचाने की पीड़ा का अब जल्द ही अंत हो जाएगा। इन गांवों से मरीजों को अब ड्रोन के सहारे एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा सकेगा। ऐसा ड्रोन विकसित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी और आईआईटी रुड़की ने हाथ मिलाया है। ये ड्रोन आपदा की स्थिति में बेहद कारगर साबित होंगे और इसी के मद्देनजर आईटीडीए ह्यूमन लिफ्टिंग ड्रोन तकनीकी पर काम कर रहा है। आईटीडीए के तकनीकी विशेषज्ञों का मकसद है कि कम से कम 120 किलो वजन उठाने वाले ड्रोन तैयार किए जाएं और जल्द ही इसके ट्रायल भी शुरू हो सकते हैं। हम लोग हैवी लिफ्टिंग ड्रोन का प्रयास कर रहे हैं। हैवी लिफ्टिंग ड्रोन कैसे होता है, क्योंकि पहाड़ों में कई बार घायल को या कोई सामान को पहुंचाने के लिए, तो उसका हमारा प्रयास चल रहा है और हम जल्दी ही कुछ ना कुछ उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो वहीं हल्द्वानी में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय विद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हो गया। ये प्रतियोगिता छात्र छात्राओं, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी में होगी। अगले 3 दिन तक चलने वाली बास्केटबॉल प्रतियोगिता में 8 जिले हिस्सा लेंगे, जिसमें लगभग 398 खिलाड़ी शामिल होंगे। बदलते मौसम के चलते राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजित कराने का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारकर आगे लाना है, जिससे खिलाड़ी आगे चलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर राज्य और देश का नाम रोशन करें। रामनगर में दर्जनों ग्रामीणों ने कॉर्बेट कार्यालय पहुंचकर पार्क प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और प्रदर्शन भी किया और पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे का घेराव करते हुए आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि पार्क प्रशासन ने पहले मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत कॉर्बेट पार्क का गर्जिया का नया जोन खोला था और इसका संचालन भी गर्जिया से ही शुरू किया गया था, लेकिन कुछ महीने पहले पार्क प्रशासन ने इस गेट का संचालन गर्जिया से बंद करते हुए रिंगोड़ा से शुरू कर दिया, जब से ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस गेट का संचालन पूर्व की भांति गर्जिया से किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि रिंगोड़ा से गेट का संचालन होने के बाद गर्जिया क्षेत्र के कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। ग्रामीणों की डिमांड ये है कि इस गेट को पुनः गर्जिया से संचालित किया जाए, जबकि वर्तमान में गेट रिंगोड़ा से संचालित है, जिसकी अनुमति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। तो आज जो ज्ञापन, इससे पहले भी हमको एक ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया था और जिसके क्रम में पहले भी इस संबंध में वार्ता हो चुकी है, परंतु आज जनभावना से भी हम उच्च स्तर को अवगत कराएंगे और इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। इसमें अब 3 टीम हमारे स्तर से बना दी गई हैं, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो वेटनरी डॉक्टर हैं उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनी है जो रेस्क्यू काम करेगी। इसके अतिरिक्त बाहर से भी 2 वेटनरी डॉक्टर्स हमने मांग की है, उन टीम्स को भी रेस्क्यू में डिप्लॉय किया जाएगा। टाइगर को हमने चिन्हित कर लिया है। पिछले 2 दिनों का जो हमारे पास कैमरा ट्रैप डेटा है और ड्रोन से जो फुटेजेस प्राप्त हुए हैं, उसके क्रम में टाइगर चिन्हित किया जा चुका है। हल्द्वानी शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए 2 साल पहले 1.5 करोड़ की लागत से 14 चौराहों पर रेड लाइट लगाई गई, लेकिन रेड लाइट लगाने के कुछ ही महीने बाद यातायात सुगम होने के बजाय जाम के हालात पैदा हो गए। यही वजह है कि अब एक बार फिर से इन रेड लाइट्स को हटाने का निर्णय लिया गया है। इसमें पिछले बार डीजीपी महोदय के सामने भी ये मामला आया था। उसमें ये हुआ था, कुछ जो रेड लाइट्स हैं जो अननेसेसरी लगाई गई हैं उनको हम लोग शिफ्ट करने जा रहे हैं। इसका मुखानी चौराहे पे हम लोगों ने जो एक आकलन किया, इसमें क्योंकि मुखानी चौराहे और अगले चौराहे पे दोनों में रेड लाइट थी, उसकी वजह से जाम का एक वो कारण निकल के आया था, तो इसको हम लोग बहुत जल्दी चेंज करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। अलीगढ़ में रॉयल रेजिडेंसी लॉन्च के किचन में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। लॉन्च में शादी की दावत में खाना खाने गया था युवक। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक छात्रों के हित में दिया धरना। सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और 5 वर्षीय मौलाना आजाद फ्लैगशिप प्रतिबंधित करने के विरोध में कमेटी ने डीएम को सौंपा ज्ञापन।
कानपुर में कमिश्नरेट पुलिस ने आगजनी, बमबारी और फायरिंग करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान आरोपियों ने हाथ उठाकर खाई अपराध नहीं करने की कसम। पुलिस ने 7 आरोपियों के हाथों को खड़ा करवाकर अपराध से तौबा करने की दिलाई शपथ। हमीरपुर के नौरंगा गांव में बारिश से बर्बाद फसल से परेशान किसान ने गमछे से फांसी लगाकर कर लिया आत्महत्या। परिजनों में मचा कोहराम। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। बरेली के सीबीगंज में 8 साल के मासूम बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला। आनन फानन में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। घर से दुकान सामान खरीदने जा रहा था मासूम। बांदा के बबेरू में घर के अंदर सो रही 20 वर्षीय युवती का गला रेतकर हत्या। खेत की तरफ बने दरवाजे से अंदर आकर अज्ञात लोगों ने दिया घटना को अंजाम। जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी। भदोही में तालाब किनारे मिला 8 साल की बच्ची का शव। दुष्कर्म कर हत्या की आशंका। मौके पर एसपी डीएसपी ने पहुंचकर जांच करी शुरू। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद। अलीगढ़ के हरदुआगंज में पशु को लेकर 2 समुदायों के बीच में मारपीट। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर किया बीच बचाव। आगरा के शमशाबाद में युवक की संदिग्ध मौत पर 2 पक्षों में विवाद के चलते चली गोली। शराब में जहर देकर युवक को मारने का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। झांसी के मऊरानीपुर में आपूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार के खिलाफ लिखा शिकायत पत्र। डीएम के आदेशों पर कोतवाली प्रभारी को सौंपा गया पत्र। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। हमारी कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।